एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 107 यानी 107 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं दोबारा बार बार तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि एक ही बात बार बार बोले जा रहा हूँ मैं। तो यार मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जुगाड़ नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से वीडियो छोटी आ रही है। और वाईफाई अभी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो पर्सन वाईफाई है जिसका, तो वो पर्सन अभी तक आए नहीं है, वो रक्षाबंधन से ही गए हुए हैं। जब वो आ जाएंगे तो वाईफाई मिल जाएगा, तभी मैं वीडियो लंबी कर पाऊँगा। मैं बना ही नहीं पाऊँगा वीडियो। और ऊपर से मतलब बनाने की बात भी है, नेट ज़्यादा खर्च होगा, और अपलोड करने की भी बात भी है तो उसमें भी खर्च होगा। क्वालिटी मैं कम करके देख चुका हूँ लेकिन सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। इसलिए मैं बस बताना चाहता था। एक ही ऐप मेरे फ़ोन में चलता है, वो है काइन मास्टर। दूसरे ऐप से नहीं हो पाता, वरना मैं क्वालिटी को ज़रूर 144p पे करके अपलोड कर देता, लेकिन 136 यानी 360 पे ही हो पाता है, और उतने में नेट चला जा रहा है मेरा। तो 1 GB दिन का मिलता है और नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, बस वही कर पाऊँगा मैं, और छोटी वीडियो आ पाएगी। इसी के साथ एपिसोड करते हैं अपना स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा आपने देखा था, फेरी ब्लैक मून की बात हो रही थी। फेंगयुआन कह रहा था कि मुझे उससे अपना लक कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे मैं जाके तब रिफाइन कर पाऊंगा अपने गुड। जिससे लक अच्छा रहेगा तभी तो रिफाइनमेंट सही जाएगी, अदरवाइज तो भाई दिक्कत वाली बात है। और जिस सक्सेस के दाव मार्क है वो तो यूज़ कर चुका है कि अब सक्सेस रेट बढ़ जाए। और इसका जो बैड लक है वो इतना गंदा है कि भाई सक्सेस की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। और ब्लैक मून फेरी से उससे कनेक्ट करना है, जिसकी वजह से तब जाके सक्सेस का रेट बढ़ेगा और भाई अपना रिफाइन कर पाएगा। अब देखते हैं उसके आगे। फेंगयुआन कहता है फेरी ब्लैक मून एक तरीके से मास्क पहनती है, रियल आइडेंटिटी पता नहीं। पिछले जन्म में वो एक राइजिंग सन जैसी थी, ब्राइट फेमस, और कोई भी इन्फो अभी तक नहीं है उसके बारे में। हो सकता है अभी एक नॉर्मल डिसिपल हो या किसी गो इमोर्टल के डिसेंडेंट हो, बस इन्फो बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ सर्च भी नहीं कर सकता मैं। फेरी ब्लैक मून ना मिले तो फेंगयुआन ने दूसरे टारगेट पे फोकस किया। ये लोग भी मशहूर थे, पर इनका जो लक था ना शुरू शुरू के टाइम में ही स्ट्रॉन्ग था, यानी थोड़े टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग था। फेंगयुआन कहता है अगर इन पे लक कनेक्ट यूज़ किया गया तो शॉर्ट टर्म में लक स्ट्रॉन्ग होगा, स्टार थॉट हिमाटोको रिफाइन हो जाएगा। पर ब्रेक लक मेरे पास है ही नहीं, यानी जो ब्रेक लक वो है वो तो इसके पास है ही नहीं। और जब ये अनलकी हो जाएंगे, मैं भी अनलकी हो जाऊंगा। और शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गंदा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि लक तो इसका ऊपर से बुरा है, ऊपर से उन लोगों का भी बुरा लक लग जाएगा, तो काम तमाम हो जाएगा। फ्रैंक गैम्बल करता है, पर बिना पक्के प्लान के कभी वो नहीं करेगा। मतलब रिस्क तो लेता है, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना ले लेगा, है ना। कुछ दिन बाद ब्लेजिंग हेवन डेमोनस ने इमॉर्टल मटेरियल भेजा। फ्रैंक का मूड थोड़ा सा डाउन हुआ, शॉकिंग न्यूज़ भी मिली थी। ओल्ड एंसेस्टर शू होने नॉर्थर्न प्लेस ज़ॉम्बी अलायंस के अर्थ ट्रेंच में घुस के इमॉर्टल गो और मटेरियल लूट लिए। बैटल में उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई और ज़ॉम्बी अलायंस का प्रेस्टीज खतरे में था। 5 रीजन में स्प्रेड है, अगर एक्शन ना लिया तो लोग लाइटली लेंगे। यानी मतलब पांचों रीजन में तो देखो इसकी अच्छी खासी पहुंच है, लेकिन अगर मान लो जैसे ऐसे कैसे भी घुस जा रहे हैं, स्नोई माउंटेन का लीडर यहाँ पे घुस गया और अंदर जाके कुछ भी बवाल मचा के चला गया, लूट के चला गया, तो इन लोगों की भाई एक तरीके से प्रेस्टीज हट हो जाएगी ना इनका। सब लोग लाइटली लेंगे कि भाई ये तो कोई भी अंदर जाके लूट सकता है, जो मर्जी कर सकता है, ये तो ऐसे ही है, ऐसी मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। अब इस दिक्कत से बचने के लिए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और शौक वाली बात ये थी कि शू हु इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड में मिला। ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी के लिए अल्टीमेट इंसल्ट था, क्योंकि वो भाई वहीं पे अपनी बॉडी, जितने भी प्राइड वाले लोग होते, जितने पुराने लोग थे, जितने बढ़िया लोग थे ना, सब वहीं पे दफन थे, और इतने इंपॉर्टेंट जगह पे यही मिला, यानी दिक्कत वाली बात। फेंगयुआन कहता है शू हु लिमिट क्रॉस कर गया है, लगता है फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल को बनाने के लिए रिस्क ले रहा है। इस टाइमलाइन में ये सब पिछले जन्म से नहीं हुआ था। फेंगयुआन समझ गया कि उसकी रीबर्थ से इवेंट्स बदल रहे हैं, यानी पिछले टाइम में ऐसा नहीं हुआ था पिछले जन्म में, लेकिन इस टाइम में हो रहा है, यानी दिक्कत वाली बात है। डार्क फ्लो जायंट सिटी के गार्डसिन लुई गोंग, ड्रैगन कमांडर येचा और हुआंग क्वांग वैंग शू हो के सामने कुछ नहीं कर पाए थे। ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस ने गुस्से में 3 रैंक 8 प्लस 10 से ज्यादा रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज भेजे। ब्लेजिंग हेवन डेमोनस को लीड लेना पड़ा, और क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन्स ब्रांच का चार्ज उसके पास था, इसलिए ये सारे लोग मतलब अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए यूलू ब्लेस लैंड का जो मिशन था शार डीमन और सुबाईमन को मिल गया। वो दोनों जो पहले इग्नोर किए जा रहे थे अब सडन हीरोज बन गए, और सब उनसे फ्रेंडशिप फिक्स करने लगे। फेंगयुआन का मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यूलू ब्लेस लैंड का रिवॉर्ड छोटा था, मेन फोकस से नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के इनहेरिटेंस लेने का था, जो उसकी ज़ॉम्बी स्टेट से रिवाइव होने में हेल्प करेगा। फेंगयुआन ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शाह हुआंग का जो भेस बदल के अर्थ ट्रेंच घुसने का प्लान बना लिया कि वहां जाके अब करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे अब दिक्कत हो गई है। पहले तो भाई ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस मतलब उसकी लीड में जाके ये लोग यूलू ब्लेसलैंड पे कब्जा करते, लेकिन अब पता है क्या चल रहा है कि यहाँ पे हो चुका है कांड। शू हु यानी ओल्ड इंस्ट्रक्टर शू, स्नोई माउंटेन का लीडर, वो घुस के बेइज्जती करके चला गया। अब ये जो डेमोनिस इसने और अपने साथियों को लेके अब शू हु से शायद बदला लेगी, एक्शन लेगी।
तो ये लोग तब उसमें बिजी हो जाएंगे, यानी जो अपनी शार डीमन और सुबाई मन थी, इनके पास तो वापस से कंट्रोल आ गया। तो फेंगयुआन अभी शायद इनके साथ अपना मैटर क्लियर करेगा, फिर उसके बाद जाके अपना ये जो इनहेरिटेंस है ज़ॉम्बी अलायंस के अंदर, जो अर्थ ट्रेंच के अंदर है, जहाँ उसे जाना ही जाना था, वहाँ की क्लियर करेगा। देखते हैं अब कैसे होता है। फेंग युआन का यहाँ पे प्लान फेल हो गया। फेंग जीजो और दूसरे लोगों ने सब बिगाड़ दिया था। मजबूरी में उसे वहां से छोड़ना पड़ा था, वो जो मतलब ज़ॉम्बी अलायंस थी ना, नॉर्थ प्लेन्स वाली। इस बीच वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट डिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन ज्वाइन किया था, यूलू ब्लेसलैंड इन्वेड करा और इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से रिवाइव होने के तरीके दो तीन मिल तो गए, पर शुरू का जो मेन गोल था वो नहीं हो पाया। अब नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसने के बेस्ट चांस यहाँ पे अभी था। फेंगयुआन ने कुछ बोला नहीं था, ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस ने खुद ही बोला। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस खुद ही कहती है मेरे साथ नॉर्थर्न प्लेन्स चलो, यानी अब उसे साथ ले जाके कुछ करवाना है। उसके बेस में इमॉर्टल मटेरियल पड़े थे और वहाँ फेंगयुआन को स्टार थॉट इमॉर्टल को रिफाइन करने का ज़्यादा चांस मिलता। और शायद वो ना चाहती थी कि फेंगयुआन ईस्टर्न सी में रहे, क्योंकि रीजनल वॉल क्रॉस करना हाई कल्टिवेशन वाले के लिए और टफ होता था। 100 साल पहले जब वो नॉर्थर्न प्लेन्स से ईस्टर्न सी आई थी, ज़्यादा वेल्थ खर्च हो गई थी, खुद भी इंजर्ड हो गई थी, 8 साल लग गए थे रिकवर होने में। अब जब ओल्ड सेक्टर शू जैसे पावरफुल एनिमी फेस हो रहा है, तो वो चाह के भी मतलब अब वो चाह रही है कि फेंगयुआन भी साथ में रहे, और वो यहाँ पे रहेगी नहीं ना, चाह के भी नहीं रह सकती, जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि एक्शन लेना है। फेंगयुआन के लिए यही मौका था, और ये शू हू के एक्सपोज होने की वजह से मिला था। उसके मन में तो ग्रेटिट्यूड भी आया था शू हू के लिए कि भाई चलो सही है, तू मतलब एक्सपोज करवा रहा है, मतलब तभी तो मैं जा पा रहा हूँ। कुछ दिन बाद नॉर्थर्न प्लेन्स लुओपो वैली के अंदर का सीन देखते हैं। 5 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमोटस एकदम भाई बहुत गंदी तरीके से मतलब फेस बना के खड़े थे। शैडो सेक्ट से सिर्फ 2 लोग बच निकले थे। पहले जो बड़े कॉन्फिडेंट हुए आए थे ना, अब सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। बू फाइयान कहती है सोच भी नहीं सकते कि थीविंग हेवन डिवन वनरेबल का टूर इनहेरिटेंस यहाँ पे छुपा होगा। उन्होंने डेज स्पेंड किए वैली कंट्रोल रखने में और फेंग जिजे और लिंगमी और ओशू को सेव करने की कोशिश में, पर अंदर घुस ही नहीं पाए। होंग चिमिंग कहती है हमारे सेट को थीविंग हेवन के इनहेरिटेंस का नॉलेज ही नहीं है, 2 से 3 साल लग जाएंगे इसको तोड़ने में। पर रियलिटी में तो 3 महीने भी वेट करना रिस्की था। 2 लोग एस्केप कर गए थे, कभी भी दूसरे अटैकर्स आ सकते थे। एक ही मटर कहता है इवन अगर अंदर का रास्ता मिल भी जाए, शायद सेव ना कर पाए। लॉर्ड पेंग जूजे के स्ट्रांग होके भी वहां पे अब चुप हैं, मतलब अंदर कुछ डेंजरस है तभी तो वो चुप हैं। सबके मन में एक ही बात थी, अगर फेंग जीजे मर गया तो दूसरे सेट के लिए टेंशन कम हो जाएगी। लिंगमी ओशु मर गए थे, हेवेंस एनवी मैनर ने अपना किलर मूव लूज कर दिया था, उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस था। एनिमी चला गया, पर अब 10 एशियंट सेट के बीच का जो पुराना कॉन्फ्लिक्ट था फिर से दिखने लगा था, क्योंकि भाई पावरफुल लोग तो अब यहाँ पे मरे जा रहे हैं, तो जो कम पावरफुल लोग थे वो अपना दबदबा बढ़ाएंगे। एक ही मॉडल कहता है यहाँ अब हम यहाँ पे 88 रोइंग बिल्डिंग का सच जानने आए थे, वैली ले ली पर ओल्ड अराइकल मर गया, फेंग जीजे ट्रैप है, अब यहीं रुकना होगा क्या? दूसरा कहता है लॉस ज्यादा हो गया है, अब रेस्ट लेना ही होगा। तीसरा कहता है इन्फॉर्मेशन सेट को दे देते हैं, यही बेस्ट रहेगा। चौथा कहता है और मत भूलो यार, और मत भूलो, हमें हुई फेंगजी और इमोर्टल गु हाउस डार्क प्रिजन कैप्चर किया है, बहुत वैल्यूबल चीज है, आ सकते हैं लोग यहाँ पे छीनने मारा मारी करने, इन्फॉर्मेशन फैली तो दिक्कत भी होगी। अंदर से सब मुस्कुरा रहे थे, सेव क्यों करे फेंग जीजे को, उसको बचा के अपना दुश्मन थोड़ी ना बनाएंगे, मतलब उनके मन में ये था। सरफेस पे यानी मुंह पे दिखा रहे थे कि राइटर्स पाथ का ड्रामा कर रहे हैं और डिसाइड कर लिया है कि जल्दी से सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोग ये लोग चालबाजी कर रहे थे। और अब आगे सीन देखते हैं कि जो ईस्टर्न सी का जो ग्रुप था फाइनली नॉर्थर्न प्लेन्स आ गया था, फेंग युआन शिंग जियाजी के रूप में आया था, फाइनली वापस आ गया। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस धीरे से कहती है हाँ मैं भी वापस आ चुकी हूँ। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस का ये मोमेंट ज्यादा इमोशनल था। 100 साल बाद अपने नॉर्थर्न प्लेन्स वापस आई थी। ईस्टर्न सी के इमोर्टल ज़ॉम्बी अनफेमिलियर फील कर रहे थे, जैसे अपना घर ना हो। ग्रुप में 3 रैंक 8 और 6 रैंक 7 और 4 रैंक 6 के थे और सब इंजर्ड थे। रीजनल जो वॉल होती है ना क्रॉस करते हैं, और 4 रैंक 7 मर गए थे और रैंक 8 सबसे ज्यादा डैमेज में थी। फेंगयुआन काफी इजीली क्रॉस कर गया था, नॉर्थर्न प्लेन्स का होने की वजह से उसे वॉल ने रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि पुल कर लिया, यानी अंदर ही खींच लिया। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस को भी एक तरीके से उसको इंजरी आई थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी। फेंगयुआन मन में कहता है अगर ज़ॉम्बी अलायंस का जायंट गो फॉर्मेशन ना होता तो कम से कम एक रैंक 8 तो मर ही जाता, और शायद आधे से ज्यादा रैंक 7 भी मर जाते। ये फॉर्मेशन आर्टिफिशियल अर्थ टाइड बनाता है, जिसकी वजह से वॉल वीक होती है और पास करना इजी हो जाता है। एक रैंक 8 कहता है अब क्या करते हैं, मतलब अब क्या करें? सबकी नजर ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस पे गई। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है रिलायबल सोर्स से पता चला ओल्ड एंसेक्टर शूहू स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड में है,
अभी रश नहीं करना, पहले रेस्ट करते हैं, रिकवर करते हैं, अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे। सब एग्री हो गए। ग्रुप ने एक हिडन जगह चूज करके हाइड हो गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले जैसे मतलब वो आए थे ना, वो भी हाइड हुए थे, ऐसे ये भी हाइड हो गए। स्नोई माउंटेन वेस्टलैंड में देखते हैं, स्नो गिर रहा था 3 बड़े पीक्स पर। फर्स्ट पीक में ओल्ड इंस्ट्रक्टर शू का रेसिडेंस था, यानी रहने की जगह। एक रूम में जायंट गू फॉर्मेशन गोल्डन लाइट में फ्लिकर कर रहा था। आउटसाइड ओल्ड इंस्ट्रक्टर शू फॉर्मेशन कंट्रोल कर रही थी एक फीमेल इमोर्टल लेडी वान शू, और स्नोई माउंटेन की सेकंड लीडर थी और शू की वाइफ थी। लेट 20s जैसी लगती थी पर असल में बहुत ज्यादा ओल्ड थी। उसने गू इमोर्टल वांग जियो का इनहेरिटेंस पाया था। लाइफ स्पैन और लाइफ स्पैन एक्सपेंड करने का मेथड दोनों। लाइफ स्पैन गु जो होते हैं वो तो रेयर होते हैं, इसलिए उसके मेथड बहुत ही पॉपुलर थे। अर्ली डेज में बहुत सारे गु इमोटस लेडी वान शू के पास आए अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, और हैवी प्राइस भी दिया था, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो भाई पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे ना, और लाइफ स्पैन तो बहुत रेयर चीज़ होती है। और हैवी प्राइस देके ग्रेजुअली उन्हें 1000 साल से ज़्यादा लाइफ स्पैन एक्सटेंड की। मैसिव रिसोर्स लिए, स्ट्रेंथ बूट्स हुई और पावरफुल नेटवर्क भी बन गया। वो लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने में एक्सपर्ट थी, साथ ही रिफाइनमेंट पाथ पासी ग्रेट ग्रैंड मास्टर थी। नॉर्थ हिल प्लान्स के 4 रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट में से एक थी। रिफाइनमेंट में पेंगुइन उसके आगे कुछ नहीं था, और सेक्टर शू भी रिफाइनमेंट में उससे नीचे ही था। अब लेडी वान शो एक रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन चला रही थी, गू रिफाइन करने के लिए नहीं बल्कि एक इमॉर्टल मटेरियल टेम्पर करने के लिए। ये मटेरियल सूहू ने ज़ॉम्बी अलायंस के ग्रेवयार्ड अर्थ ट्रेन से निकाला था। पर्पल गोल्ड चमक रहा था, एक रॉक जैसा पीस था। फॉर्मेशन रमलिंग के बाद सेटल हो गया और रॉक पहले से रेड हुआ, फिर नॉर्मल स्टेट में आ गया था। शूहू यहाँ पे नजरों को एकदम भाई एकदम देखते हुए कहता है। लेडी वांशु उसकी तरफ ही देख लेती है, उस सारे इलाके कहते हैं नहीं नहीं अभी रिफाइन नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा देख रही हूँ, रिसर्च करना थोड़ा बहुत पड़ेगा तभी मैं आगे कर पाऊंगी, अदरवाइज अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। फिर उसने टोन बदली। लेडी वांशु कहते हैं डियर तुम केयरलेस थे, इमोर्टल ज़ॉम्बी चुरा के ज़ॉम्बी अलायंस के बॉटम लाइन क्रॉस कर दिया तुमने, वो रिवेंज पक्का लेंगे। शूहू कहता है मुशूक ओवर कॉन्फिडेंट था, प्लान स्मूथ चल रहा है, ग्रेवयार्ड ऑलमोस्ट लूट लिया है, पर एक ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमोर्टल ज़ॉम्बी आ गया। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू का सुपर मटेरियल मिला, उससे पकड़ने गया लेकिन उसका फॉर्मेशन पहले से यहाँ पे था। बैटल का नॉइज छुप नहीं पाया, ज़ॉम्बी अलायंस अलर्ट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। शिव दोबारा कहता है शायद फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमोर्टल का इंटरफेरेंस यहाँ पे दिख रहा है, यानी मेरे पे ब्लड लक आ रहा है तभी ऐसा हो रहा है। लेडी वांशु कहती है हाँ रैंक 8 है ना, जाइंट सन इमोर्टल मंडेबल का कोर गु है भाई। मैं भी रिसेंट रिफाइनमेंट में फेल हो रही हूँ जो कि मैं होती नहीं, शायद उसका इफेक्ट होगा, पर तुम्हें अभी काफ़ी इमोर्टल ज़ॉम्बीज बॉडी ले ली है, मटेरियल कलेक्शन स्पीड बढ़ गई है, अगर रिफाइन कर लिया तो शायद वर्थ इट होगा। शिहू माँ होंगी उनको मेन मटेरियल बना के फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए दोनों को बैड लक हो जो बैकलैश हो रहा था उनको। स्नोई माउंटेन और गू इमोटस भी मटेरियल कलेक्ट करते हुए एक्सीडेंट फेस ही कर रहे थे बार बार। पहले भी शिहू ने लक पाथ का जो बैकलैश झेला था। फेरी लीशान और के मिनी स्कूल माउंटेन लेने के बाद जब या हुआंग और बाईजू ने अटैक किया तो दोनों को फोर्स करके भगाया था। शिहू आगे कहता है जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं उतना ही पता चलता है कि इस इमोर्टल गु की पावर क्या है। मैं और डिटरमाइंड हो गया हूँ, डार्क फ्लो जायंट सिटी पे क्लोज एक तरीके से देख रहा हूँ, जो भी आए हम हैंडल करेंगे, देखते हैं ज़ॉम्बी अलायंस कितना इन्वेस्ट करता है इस पे। शिहू हंसा, पूरे डेमोनिक पाथ का ओवरलॉर्ड की जो डोमिनेंस थी वो दिखा रहा था और हंस रहा था ये। और अब सीन दिखाते हैं जो कि जो डार्क फ्लो जायंट सिटी थी ना, अब वहाँ पे बहुत सूना सूना सा बन दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग थे नहीं थे। एक एकदम सोया हुआ बीस्ट जैसा दिख रहा था, जैसे वो प्रिपेयर कर रहे हो कुछ चीजों के लिए। शिवहो के ग्रेवयार्ड लूटने के बाद ड्रैगन कमांडर ये और दूसरे लीडर ने पूरा सिटी लॉक कर दिया, पूरे डिफेंस मोड में थे। रात को ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस्ट ईस्टर्न सी के इमोर्टल ज़ॉम्बीज के साथ सीक्रेटली वापस आई। यिन लुई गोंग कहता है लीडर और लॉर्ड्स को वेलकम ग्रीटिंग्स दो सबको, और वो भी वेलकम करता है। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस्ट कहती है उठो, शिव का सामना तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, यानी तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके फेस पे टेंशन कम हो गई। एक रैंक 8 कॉप्स डिटोनेशन किंग वो कहता है शिव को प्राइस देना होगा, ज़ॉम्बी अलायंस के साथ पंगा लेना आसान नहीं है। ये बंदा सबसे कम कॉस्ट में इंटरनल एक तरीके से मतलब बहुत ये जितना भी मामला था ना इसमें बहुत साथ दे रहा था, और ये कीमोटो ज़ॉम्बी बॉडी ब्लास्ट करके ह्यूज एक्सप्लोजन बनाता था, यानी इसके पास जो एबिलिटी थी वो ब्लास्ट करने वाली थी। रीजनल वॉल जो थी क्रॉस करते वक्त 4 में से 3 रैंक 8 उसने उड़ा दिए थे। इन लुई गोंग कहता है लीडर काउंटर अटैक कब करना है हमें, दूसरा कहता है वैनगार्ड बनने दो मुझे। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहता है पहले क्राइम सीन देखते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। पू वान डाओ कहता है हाँ ट्रेसेस देख के शूहू के मेथड समझ आएंगे। सब अर्थ ट्रेंच गए, बैटलफील्ड
फ्रॉस्ट और फायर से भरा हुआ था। फेंगयुआन इधर-उधर देख रहा था, मन में ट्रेजर को सोच के एक्साइटेड था, पर ग्रुप से अलग नहीं हो सका था। बैटलफील्ड देख के सबका मूड सीरियस हो गया। शूहू की पावर का अंदाजा लग गया था, पर सबको एक चीज और स्ट्रेंज लगी थी, यानी कुछ अजीब लगा था कि कोई अननोन रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बी यहाँ फाइट कर रहा था, जिसका नाम रिकॉर्ड में नहीं था। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, युन लुई गोंग, ये कौन था भाई? युन लुई गोंग और येचा कहते हैं, हम फेल हुए, पता ही नहीं पता चला कि ये है कौन। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, इन्वेस्टिगेट करो। शिवहू का रीजन समझ में आता है, पर ये मिस्टीरियस ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड में इतने टाइम से क्यों था? कॉप्स डिटोनेशन किंग कहता है, इन्वेस्टिगेट की जरूरत नहीं है, ये हमारा ही बंदा है, रेस्क्यू मिशन है शायद। पू वांडो कहता है, ये 10 एक्सट्रीम फिजिक इमोर्टल ज़ॉम्बी है, सीक्रेट मिशन पे था, हेडक्वार्टर का टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसे रेस्क्यू करना होगा। सब लोग शॉक हो गए। ये क्या कहता है, कौन सा मिशन था? क्या 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 समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? कॉप्स डेटोनेशन किंग कहता है, तुम्हारे पे ग्रेड से बाहर है, यानी मतलब जो तुम अब जिस ग्रेड पे अभी तुम हो ना, वो तुम्हारी औकात नहीं है समझने की कि क्यों था, क्या सीक्रेट मिशन था, तुम नहीं समझ सकते। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, अभी एनिमी शिवहू है, और अगर अपना बंदा है तो इससे भी सेव करेंगे। यानी देखो, एनिमी तो शिवहू है, और अगर उसके पास अपना बंदा है या कोई भी दिक्कत, ये जो अपना बंदा है इसको भी सेव ही करना है। सब एग्री हुए। फेंगयुआन साइड से कोडली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सब कुछ देख रहा था कि क्या मैटर चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। ब्लेजिंग हेवन डेमोनस को भी असली मिशन का पता नहीं, मतलब अभी लगा था, अभी सॉरी, पहले पता नहीं था लेकिन अभी लग गया था। फेंगयुआन समझ गया कि ज़ॉम्बी अलायंस का मेन गोल ओल्ड इंस्पेक्टर शिहो को सिखाना नहीं, बल्कि ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को बचाना है, जो यहाँ पे था लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। हमें पता है ना, ये और कोई नहीं था, ये वही बंदा था जो क्वीन बाईशेंग के साथ था। क्वीन बाईशेंग ने अपनी जान दे दी और सब लोगों ने मतलब इसको बचाने के लिए मर गए। लुओपो वैली तक इनके पास थी। सोच रहे हो, सब मिली भगत है भाई यहाँ पे, ज़ॉम्बी अलायंस के साथ मिक्स हुए पड़े थे, वो भी ईस्टर्न सी का हाथ था यहाँ पे, जो कि नॉर्थर्न प्लेस में भाग के आया वो बंदा, यानी कुछ तो बड़ा चक्कर है। कॉप्स डेटोनेशन किंग कहता है, ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस, अगर सब तुम्हारी तरह समझदार होते तो हम 5 रीजन के किंग बन चुके होते। हा हा हा, वो हंस रहा था। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, अब प्लान बनाते हैं, शूहू को सिखाना भी तो है और उस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को बचाना भी है। कॉप्स डेटोनेशन किंग कहता है, सीधा उसके पास ही चलते हैं ना। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस थोड़ा सा टॉन्ट मार के कहती है, सीधा जाके बेवकूफ़ी करोगे क्या? पुवांडो कहता है, सही है, हॉस्टेज है, हम अपन मतलब हम ओपन हो गए तो वो एक तरीके से धमकी देगा, हम सीधा नहीं जा सकते क्योंकि हॉस्टेज है ना उसके पास, वो जो ज़ॉम्बी है वो खतरनाक वाला। कॉप्स डेटोनेशन किंग कहता है, तो चोरी छुप के स्नोई माउंटेन ब्लेसलैंड में घुस जाते हैं। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, वहाँ सिक्योरिटी टाइट है, तुम पावरफुल हो तो अकेले ट्राई कर लो इतना। थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया क्योंकि वो चुप हो गया था अपना कॉप्स वाला बंदा। पूवांडो कहता है, फिर तुम्हारे हिसाब से क्या करें यार? ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस कहती है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल वो। ज़ॉम्बी लीडर्स एक्साइटेड हो गए, प्लानिंग स्टार्ट करते हैं हम। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस ने फेंगयुआन को अलग काम दिया, स्टार थॉट इमॉर्टल को रिफाइन करना है, उसके लिए एक स्पेशल टोकन भी दिया जिससे डार्क फ्लो जायंट सिटी के सारे रिसोर्स पॉइंट और स्टोरेज का वो यूज कर सकता था। फेंगयुआन सोचता है, लगता है ये मेरी विजडम पाथ स्किल यूज करके शिवहू से डील करना चाहती है, तभी ये मेरे को मतलब बोल रही है। बूम आवाज आती है। कम आवाज थी, पावर भी ज्यादा थी। सीक्रेट रूम में ना स्टारलाइट अचानक से चमक गई और ये सीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और तभी ये बूम आवाज आई। फेंगयुआन का फेस बिगड़ गया क्योंकि भाई ये जो सीन शिफ्ट हुआ तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ रिफाइन कर रहा था। फेंगयुआन कहता है, फिर फेल, इस बार तो एक तिहाई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। उसने हाथ हिला के सारा स्टारलाइट मिटा दिया। ये नॉनसन प्लेस ज़ॉम्बी अलायंस का सीक्रेट रूम था। इमॉर्टल मटेरियल मिल गए थे पर फिर भी रिफाइनमेंट जो था फेल हो रहा था। फेंगयुआन कहता है, टाइम असिस्ट लग्गू मूव यूज करके भी कोई फायदा नहीं, अब इनाइटस लेने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्री नहीं था, दो इमॉर्टल ज़ॉम्बीज पर नजर रखे हुए थे। रीजन कई बार फेल हुआ था, ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस का बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ रहा था। एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शंस लगी थी पर फेंगयुआन के पास पुरानी जिंदगी के मेथड थे जो इन्हें तोड़ सकते थे, बस इमॉर्टल गो की कमी थी। दिन रात एक तरीके से बीत रहे थे। डार्क फ्लो जायंट सिटी में फेंगयुआन सरफेस पे डिफाइन कर रहा था, अंदर ही अंदर इतना इन्फो गैदर कर रहा था ताकि जो सिटी है वो कहीं पे मतलब उसको चीज़ें मिल जाएं जिससे वो समझ जाए, और उसका मोरल हाई था। उसका मेन प्लान तो अभी उसका ये था कि चलो डिफाइन कर लेंगे, लेकिन फिर उसने सोचा डिफाइन तो हो नहीं रहा इसका, अब मेन प्लान हटाते हैं ये और जो अर्थ ट्रेंच है ना उसमें एंटर करेंगे, तो उसका मेन प्लान वो हो गया था। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस ने ओल्ड सेक्टर शूह पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया बल्कि सबसे बड़ी वीकनेस पे स्ट्राइक करा। फॉर्चून रिवीलिंग हेवन को उसको रैंक के टीम मॉडल को बनाने के लिए बहुत सारे रेयर मटेरियल चाहिए थे, इसलिए उसके लोग हर जगह सर्च में बिजी थे। ब्लेजिंग हेवन डेमोनिस ने डेमोनिक पाथ गो इमोटल्स पे एम्बुश करा और प्लॉट सेट किए।
और लक बैकलैश के साथ ज़ॉम्बी हर बार सक्सेसफुल हो रहे थे। स्नोई माउंटेन का मोराल गिर गया, ज़ॉम्बी अलायंस का बढ़ गया। फेंग युआन सीक्रेट रूम से निकल गया और 2 गार्ड्स डॉक्टर यिन शुआन और लैंडलॉर्ड ली वान वहाँ थे। डॉक्टर यिन शुआन कहता है, "सर रिफाइनमेंट।" फेंग युआन एकदम चिढ़कर कहता है, "ब्रदर मत बोलो यार, सर्वर कुछ मत बोलो मेरे को।" और वो सीधा चल दिया। वेयर हाउस पे पहुंचा, गार्ड ने इमॉर्टल मटेरियल लिस्ट दी। फेंग युआन लिस्ट देख के सोचता है, लीडर और दूसरे एक्सपर्ट 2 दिन से बाहर हैं, अब चांस है मेरे पास। वेयर हाउस का जो गार्ड था वो कहता है, "सर शिंग शियाजी, जो मुझे मतलब जो चाहिए ना वो मुझसे ले लो, बस रजिस्टर करना होगा जो आप लिख रहे हो, मतलब जो भी आप मांग रहे हो ना वो रजिस्टर करके लिख देना होगा कि आपने ये लिया है बस।" फेंग युआन एकदम देखते हुए से कहता है, "मैं क्यों वरी करूंगा भाई, मैं तो ठीक हूँ, वो लोग गए तो गए और मैं तुम्हारा काम अभी कर देता हूँ, मुझे कोई वरी नहीं है, मैं तो लिख दूंगा भाई, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे को कर्ज चुकाना ही है।" उसका मैसी लुक देख के गार्ड समझ गया रिफाइन फेल हुआ है। वो चुप हो गया ताकि और पंगा ना हो, क्योंकि रिफाइनमेंट फेल होने पे बंदे का मूड खराब होता है इसलिए। आगे फेंग युआन गुस्से में जो गूगोम था उसे क्रश करके चला गया, मुंह में गालियां देते हुए। फेंग युआन कहता है, 4 साल, वो 4 साल कह रहा हूँ, 4 बार फेल हो चुका हूँ भाई, साला कितना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्या मैं वो मेथड यूज करूँ? नहीं, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। छोड़, इस बार ऑल इन जाऊंगा, ये मेरा सक्सेस होगा, इस बार मेरा सक्सेस जरूर होगा। उसकी आंखें गैम्बलर की तरह लाल हो चुकी थी, जो सब कुछ हार के लास्ट बेट लगाने जा रहा हो। अचानक फेंग युआन रुक के बोलता है, "तुम दोनों तैयार हो जाओ, अर्थ ट्रेंच चलते हैं।" डॉक्टर इन शॉक में कहता है, "अर्थ ट्रेंच? वहां तो बीस्ट और डेंजरस बायोम है ना?" लैंडलॉर्ड वाई लाई यू कहता है, "सर जो चाहिए हम ला देंगे, रिस्क मत लो।" फेंगयोन कहता है, "तुम लोग समझते क्या हो, मुझे अर्थ सेल स्नेल स्टार नाइट मोक्यूस चाहिए।" डॉक्टर इन शॉन कहता है, "सर मोकिस वेयर हाउस में है।" फेंगयोन गुस्से में कहता है, "मैंने बोला स्टार नाइट मोक्यूस चाहिए और वो सिर्फ वही बन सकता है, अगर 10 सांस में सील करना पड़ता है, मतलब जैसे ही पकड़ो 10 सांस में सील कर दो। तुम लोग कर सकते हो क्या? नहीं ना? तो चुपचाप अर्थ ट्रेन चलो।" डॉक्टर इन शुआब बोलती बंद हो जाती है, उसके वो कुछ बोलता ही नहीं। अर्थ शेल स्नेल्स सिर्फ अर्थ ट्रेंच के डीप में मिलते हैं। फेंगयुआन को स्टार नाइट म्यूकस चाहिए था, मतलब स्नेल के पीछे से जो जो चलता है तो उसके अंदर से म्यूकस नहीं निकलता, कुछ गीला-गीला सा पदार्थ होता है जो निकलता रहता है, वही फेंगयुआन को चाहिए था। अब उसको जब वो रिलीज़ करेगा तभी तो कर पाओगे इसलिए, और तुरंत कलेक्ट करना पड़ता है। रिस्क हाई था क्योंकि वहाँ बीस्ट भी होते हैं, वाइल्ड गूबॉम्ब्स भी होते हैं, डेंजरस प्लांट्स भी भरे पड़े होते हैं। फेंगयुआन कहता है, "मुझे तो अर्थ ट्रेन जाना ही पड़ेगा, तुम दोनों प्रोटेक्ट करोगे चाहे तुम मर भी जाओ, मैं बचना चाहिए या मुझे बचाए रखना, यानी मतलब प्रोटेक्ट करना।" डॉक्टर इंशुआन कहता है, "इस बात को डेमोनिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा।" फेंगयुआन कहता है, "जाओ जल्दी रिपोर्ट करो फिर।" उसके दिमाग में प्लान क्लियर था, अगर स्नेल का हैबिटेट मिल गया तो म्यूकस का मोनोपोली बन जाएगा। ट्रेजर येलो हेवन में हाई प्राइस में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गट्स गू के बराबर, लॉन्ग टर्म में लोग कॉपी कर लेंगे, यानी मतलब शॉर्ट टाइम में ना इसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना गट्स गू से मिलता है, यानी मंथली मान के चलो जो भी उसे 100-200 प्राइमल स्टोन कह रहा हूँ, इमॉर्टल एसेंस स्टोन मिलते हैं ना, उतने मिल जाएंगे इसको। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिक्कत है कि लॉन्ग टर्म में बाद में लोग कॉपी कर लेंगे, लेकिन शुरू में तो प्रॉफिट होगा। लैंडलॉर्ड यू गया मैसेज भेजने, फेंग युआन को यकीन था कि डायमोनिस एग्री करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने 5 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ भेज दिए, 2 रैंक 7 के, 3 रैंक 6 के। 3 दिन बाद रेडी, अब 3 टीम रेडी हो गई और 2 दिन एक्स्ट्रा इमॉर्टल को बोरो करने में लगे। फिर सब ओपन एंट्री से गए अर्थ ट्रेंच में। ये ट्रेंच इतना बड़ा था कि अंदर 70 से 80 डार्क फ्लो जायंट सिटीज़ आ जाएँ। अंदर डार्कनेस में छोटे-छोटे लाइट ग्लिमर्स चमक रहे थे। अर्थ ट्रेंच के दोनों साइड क्लिफ बिल्कुल स्मूथ थे और खाली थे, सिर्फ 2 निडल शेप प्लांट्स लगे हुए थे। इतना डीप था कि इवन इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो सालों से यहाँ थे बॉटम नहीं जा पाए थे, यानी सबसे नीचे तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें पता ही नहीं सबसे नीचे क्या है। ज़ॉम्बी अलायंस सिर्फ सरफेस पे 160 किलोमीटर अंदर तक कंट्रोल में रखता था, उसके आगे डेंजरस बीस्ट का राज था। ग्रुप आगे बढ़ा, अब वो सरफेस से 100 किलोमीटर नीचे तक गए। डार्कनेस इतनी थी कि सब एकदम भाई चुप थे, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब एकदम शांत थे, बिल्कुल साइलेंट। फेंगयुआ ने चुपके से अपने गार्ड्स को देखा, 5 इमोर्टल ज़ॉम्बीज़ थे। रैंक 7 ड्रैगन कमांडर येचा टीम लीडर था और यक्षा ऑक्टोपस रेस करता था। ग्रैनी युआन डिफेंस एक्सपर्ट थी, और यहाँ पे जो रैंक 6 के लोग थे वो उनमें से थे डॉक्टर यिनशुआन जो हीलिंग एक्सपर्ट थे, लैंडलॉर्ड लियू जो हैवी अटैक करते थे, और लिंडा नियाओ जो बर्ड्स को कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन के लिए था। ब्लेजिंग हेवन डेमोनस ने क्लियरली सोच समझ के टीम बनाए थे, डिफेंस, हीलिंग, डिस्ट्रैक्शन और सब कवर था इसमें। लिन डियाओ नियाओ के बर्ड्स हर जगह स्कैन कर रहे थे। फेंगजुआन सोच में कहता है, इनहेरिटेंस उस तरफ है,
पर डायरेक्ट गए तो डाउट हो जाएगा कि ये उधर क्यों जा रहा है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ी दूर लिन डाउन याओ कहता है, लेफ्ट में इंजर्ड यक्षा ऑक्टोपस है। ये चा कहता है इग्नोर करो, साइड से निकलते हैं ना, उसे क्या ही डिस्टर्ब करना। मिशन क्लियर था कि अर्थ शेल स्नेल्स को ढूंढना है जो डीप में स्लो मूव करते हैं और किसी बीस्ट से पंगा नहीं लेते। पर फेंगयुआन जानता था कि उनके लिए यहाँ बैटल अवॉइड करना मुश्किल होगा, क्योंकि हर तरफ बीस्ट थे, तो किसी न किसी से तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई तो रास्ते में आएगा ही। फेंगयुआन और इमोर्टल ज़ॉम्बीज़ अर्थ ट्रेंच में 130 किलोमीटर अंदर जा चुके थे। 16 फाइट हो चुकी थी, सब थोड़े इंजर्ड थे। ये चा कहता है आगे डेंजरस जोन है, यही ये जो अर्थ सेंस लेन है, इसका ये एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ से ही मिलने शुरू होंगे। इधर ही सर्च करते हैं, सब एग्री भी हो गए थे। कुछ टाइम बाद फेंगयुआन थोड़ा सा लकी था, तो उसे अर्थ स्नेल मिल गया था। ये चा कहता है पहले एरिया और चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पास में यक्षा ऑक्टोपस का एक ग्रुप है पूरा। पहले तो एक यक्षा ऑक्टोपस मिला था, ये पावरफुल होते हैं, तो इनका एक ग्रुप भी था आगे। फेंगयुआन कहता है म्यूकस प्रोसेस करने के लिए स्टारलाइट चाहिए होगा, उसको अलर्ट कर देगा। पहले ऑक्टोपस को खत्म करना पड़ेगा, वरना जब हमने स्टारलाइट छोड़ा भले म्यूकस तो मिलेगा, लेकिन भाई उस स्टारलाइट से ये जो ऑक्टोपस अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, तो पहले इनको खत्म करते हैं। प्लान तो सेट था, लिन डाओ न्यो बट से सराउंड करेगा, ग्रैनी डिस्ट्रैक्ट करेगी और ये चा और लिया अटैक करेंगे। हिंशुआन बैकअप में रहेगा। अटैक हुआ तो ऑक्टोपस ग्रुप तुरंत ही एकदम क्रश हो गया, बस 2 बचे थे। ये क्या कहता है शिंगजियाजी यानी फेंगयुआन, अब तुम मारो। फेंगयुआन का स्टार स्नेक रोप चला, पहले वीक वाले को किल किया, फिर फाइनल ऑक्टोपस से सोलो फाइट करी। लॉन्ग फाइट के बाद ये चा ने खुद ही कैप्चर कर लिया उसको। अब सबको समझ आया कि फेंगयुआन रैंक 6 में भी टॉप टायर फाइटर था। फेंगयुआन ने म्यूकस कलेक्ट करना स्टार्ट करा, सब दूर रहने मतलब सबको ऐसे बोला कि दूर रहो, सब दूर भी थे। स्टार लाइट से डिस्टरबेंस हुआ, स्नेल सेल में चला गया और इसको लीव करके दूसरे ढूंढने पड़े। यानी पता है क्या हुआ, देखो स्टारलाइट से देखो दिक्कत तो होती है, तो इस स्नेल को भी दिक्कत हुई, तो वो अंदर ही चला गया छुपने डिफेंस में, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो म्यूकस कहाँ से रिलीज होगा। इसलिए बाकी जर्नी में 3 स्नेल मिले और 2 में से म्यूकस भी कलेक्ट हो गया। लास्ट वाला एशियन डेसोलेट बीस्ट रेड फ्लेम स्नेक के एरिया में अब चला गया था, तो वहां जाना थोड़ा मुश्किल था। अब देखते हैं। और आगे बढ़ते वक्त जो डेंजरस एरिया था ना, वहाँ पे एक बीस्ट भी था जो डार्क फायर और अर्थपात के दांव मार सकता था और वॉल्स के अंदर ना सुपर फास्ट डिग कर सकता था। फाइट होती तो नॉइस हाइड नहीं कर पाते, यानी आवाज हो जाती। इसलिए फेंगयुआन ने चुपके से टीम को डिस्ट्रैक्शन मतलब बताया कि देखो ऐसे ऐसे साइड से निकल जाएंगे और उसको कुछ भी मतलब पता नहीं चलेगा और डेस्टिनेशन तो हमारी उस तरफ है और मैं गाइड कर दूंगा। लिन डाउनियो कहते हैं आगे 30 यक्षा ऑक्टोपस हैं, कम से कम उनमें से 3 तो एशियन लीडर्स भी हैं। ये क्या कहता है डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अभी सीधा नहीं जाएंगे। फेंगयुआन ने लोकेशन याद रख ली थी। साउथ ईस्ट में उन्हें 4 अर्थ स्नेल स्नेल मिले थे। एरिया सेफ लग रहा था, पर फेंगयुआन ने स्पॉट किया कि ये ग्रेविटी सॉइल जोन है। वो ड्रामा करके बोला ओ नो ग्रेविटी सॉइल जोन, यहाँ माउथ अर्थ वॉर्म्स होते हैं। वो वॉल से चिपक गया, फिर स्टार फायर एस्केप यूज करा। ये चा कहता है मत उड़ो, पर लेट हो गया था। सॉइल से एक जाइंट माउथ अर्थवॉर्म निकला, स्नेल सेल से चला गया और फेंगयुआन को निगल गया। यानी यहाँ पे शायद उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, फेंगयुआन यहाँ पे इनको ना बहका रहा है, क्योंकि फेंगयुआन को भी पता था कि आगे क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा रिएक्ट करा कि मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चला जाता हूँ, एज अ नूब हरकतें करूंगा और वो जब मेरे को खा जाएंगे तो शायद इनसे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि देखो उसका मेन फोकस जो यहाँ पे था ना, इनको दिखाने के लिए आया कि भाई म्यूकस चाहिए वो जो स्नेल है उनका, लेकिन इसका असली मकसद तो हम जानते हैं ना, ये बहुत पहले से जब पहली पहली बार भी नॉर्थ अटलांटिक ज़ॉम्बी अलायंस में आया था, तब इसका मकसद था कि अर्थ ट्रेंच के अंदर जाके खतरनाक इनहेरिटेंस है उसे लेना है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। तो देखते हैं अब इनसे पीछे छुड़वा के वो ले पाता है कि नहीं। टीम पैनिक हो गई, वो कहते हैं बचाओ इसको, पर अंदर फेंगयुआन ने स्टार पाथ के मूव से ना वॉर्म को श्रिंक होना रोका, फिर फिक्स इमोर्टल ट्रैवल यूज करके एस्केप हो गया। बाहर टीम सोच रही थी कि फेंगयुआन अभी भी उस वॉर्म के अंदर छुपा कह रहा हूँ मतलब फंसा हुआ है। तब फेंगयुआन ने यक्षा ऑक्टोपस बन के उनके पास गुस्से वाले ऑक्टोपस भेज दिए। रिजल्ट क्या हुआ, वॉर्म ऑक्टोपस और इमोर्टल ज़ॉम्बीज के बीच फुल क्योटिक बैटल स्टार्ट हो गई। अब इससे ये हुआ कि पहले तो इन्हें लग रहा था कि वो जो चीज़ है उसने फेंगयुआन को खा लिया, ऊपर से फेंगयुआन बाहर आके उसने जो उसके पास एक खतरनाक वाला इमोर्टल गू है, वेग्यूली फेमिलियर फेस और एक चेंज फ्रॉम इमोर्टल गू, दोनों को मिक्स करके उसने एक बीस्ट की बॉडी में बदल गया। और बीस्ट की बॉडी में बदलने के बाद जो बाकी के ऑक्टोपस थे उनको ऑर्डर देके इधर भिजवा दिया। ऑर्डर देके या भड़का के जैसे भी इधर भिजवा दिया। अब ये लोग उसमें बिजी हो गए, इनको ऐसा ही लग रहा है फेंगयुआन अंदर फंसा हुआ है, ये बचा नहीं पा रहे, वो मर जाएगा, लेकिन वो तो भाग चुका है। अब देखते हैं फेंगयुआन उससे इनहेरिटेंस की तरफ ही शायद जाएगा अब।
इतनी क्योटिक बैटल में फेंगयुआन चुपके से निकल गया, वापस जाकर बची हुई यक्षा ऑक्टोपस ग्रुप को एकदम उधर ही ढकेल दिया। ये क्या कहता है उन्हों, एक और एशियन डेसोलेट बीस्ट आ रहा है यहाँ पे, डेसोलेट बीस्ट ऑक्टोपस आ गए हैं। टीम बैड लक पे एकदम शॉक में थी, उनके पास ऑप्शन नहीं था, पहले शिंगजिया की मतलब जो उसको फेंगयुआन को बचाना था। जितने भी यहाँ पे वॉर्म थे वो फ्रेंजी हो गए थे, एकदम सोनिक बूम क्रिएट कर रहे थे। ऑक्टोपस प्लस वॉर्म प्लस ज़ॉम्बी के मतलब ये तीनों फाइट करे जा रहे हैं, तो अब क्या होगा। ले यू कहते हैं सिंजियाजी यानी उसको बचाओ, उसे सर्वाइव करवाओ। इस वक्त फेंगयुआन चुपके से यक्टा ऑक्टोपस में की जो केव थी उसमें घुस गया था। केव वॉल्स पे ब्लैक ऑयल स्मेल हैवी और ऑयल में वीड्स इंसेक्ट और कुछ मॉर्टल गूवॉर्म मिले थे। दो अर्थ पाथ के थे, एक डार्क पाथ का था और एक वाटर पाथ का था, और इंटरेस्ट इसमें नहीं आया था इसलिए छोड़ दिए थे। थोड़ी देर बाद एक बीस्ट को साइलेंटली किल किया। ये केव में ब्लैक स्टमक हाउंड्स भी रहते थे जो ऑक्टोपस के बीच हुई बोन और मीट खाते थे। फेंगयुआन ने हाउंड का फॉर्म लिया, पर हाउंड ने अटैक कर दिया। अपना टेरिटरी स्ट्रॉन्ग गार्ड करते हैं इसलिए दूसरी चीज़ों को भी आने नहीं देते। अब वो केव के लोअर हाफ में पहुंच गया था, पर इनहेरिटेंस के क्लू अभी तक नहीं मिले थे। बीच बीच में फॉक्स थे जहां से ऑक्टोपस अपने होम्स में जाते थे। आगे कुछ गार्ड ऑक्टोपस में मिले थे, पर फेंगयुआन ने फाइट स्किप करके डायरेक्टली आगे बढ़ना चूज किया था। फेंगयुआन ब्लैक स्टमक हाउंड्स का काम एकदम वही उनसे छुप-छुप के, और उनका जो काम वो बिज़ी थे उनको बिज़ी रहने दिया। और मॉर्टल गू का यूज़ कर सकता था, लेकिन डेसोलेट बीस्ट के लिए उसको बैटलफील्ड किलर मूव चाहिए था। यानी अगर वो मॉर्टल वाले होते तो उनको तो डिस्ट्रैक्ट कर लेता, मतलब उनको कर लेता अपने मॉर्टल गू से, लेकिन क्या था यहाँ पे डेसोलेट बीस्ट भी थे, इसलिए इमॉर्टल वाला चाहिए था जो था नहीं। उसने ज़्यादातर यक्षा ऑक्टोपस बाहर की तरफ मतलब भिजवा दिए, मतलब कैसे ना कैसे उनको बाहर भिजवाया। पर अभी भी एक एशिएंट यक्सा ऑक्टोपस किंग, काफ़ी डेसोलेट बीस्ट बचे थे अंदर की साइड। अगर किंग अलर्ट हो गया तो काम खत्म हो जाता। टाइम निकल रहा था, क्लूज नहीं मिले थे। फेंगयुआन टेंशन में स्पीड बढ़ा रहा था। सबसे अंदर पहुंचता एक बड़ा सा यक्षा ऑक्टोपस किंग सो रहा था, सांस जैसे ठंडर जैसी। फेंगयुआन कहता है इमॉर्टल गू हो रहा, इसके पास इमॉर्टल गू है। ये किंग बहुत पुराना था, उसकी बॉडी में एक वाइल्ड इमॉर्टल गू था। फेंगयुआन खुश हुआ कि इसको पहले मतलब भिजवाया नहीं। अच्छा है, अगर ये बाहर चला गया होता तो वो तीनों लोग मतलब इमॉर्टल गू की लालच में से मार देते और छीन लेते इमॉर्टल गू, है ना। फेंगयुआन रिस्क लेता है, ब्लैक स्टमक हाउंड बन के चुपके से किंग के पीछे आ जाता है। वहां बॉन्स का पाइल पड़ा हुआ था जिसमें दाव मार्क्स और गू फॉर्मेशन के ट्रेसेस थे। फेंगयुआन कहता है यही है ट्रेजर, यहीं छुपा होगा। गूवर्म एक्टिवेट होते ही इमॉर्टल एसेंस से फास्ट तरीके से ड्रेन होता है। ये स्पेस पाथ का जाइंट गू फॉर्मेशन पुरानी थी, एक छोटा सा इसमें दिक्कत भी थी। फेंगयुआन कहता है इसको तोड़ने के लिए बहुत ही डिस्टर्बेंस होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। उठ गया तो दिक्कत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो एक बोन उठाता है, बाहर जाके एक डेसोलेट बीस्ट यक्सा ऑक्टोपस पे अटैक करता है। फाइट होती है और एग्जिट पहुंचते ही फिक्स इमोटल ट्रैवल यूज करके 30 सांसों में वापस से जहाँ पे था वहीं पे आ जाता है, यानी डीप एरिया में। यानी एक तरीके से उसने डिस्ट्रैक्ट करके बाहर भिजवा दिया और वापस से खुद अंदर आ गया। किम किंग जो था अभी भी एग्जिट पे ही था। फेंगयुआन टाइम से रेस लगाता है और फॉर्मेशन तोड़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे तोड़ता है उसको समझ आता है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि पूरा डिड्यूस करने में महीने लग जाएंगे, यानी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो यक्षा ऑक्टोपस थे जो भी थे यहाँ पे सबके सब बाहर उसने बाहर भेज दिए थे, और वो भी खुद बाहर था, लेकिन मिस्टेक से मॉडल यूज करा तो अंदर आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि इसको तोड़ने में लगेगा टाइम, और टाइम ज्यादा लगा तो भाई वो किंग वाला वापस आएगा और मारेगा इसको पकड़ के। यक्षा ऑक्टोपस, डेसोलेट बीस्ट और किंग तीनों आ जाएंगे। इतना बड़ा गू फॉर्मेशन, इसे तोड़ने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। सिर्फ एक ओपनिंग बनाने में ही 1 महीना चला जाएगा। फेंगयुआन के हाथ फुल स्पीड में चल रहे थे, हजारों गूवों उड़ते हुए फॉर्मेशन तोड़ने में लगे हुए थे। साथ ही उसके कान बार बार हिल रहे थे। इन्वेस्टिगेट मेथड मिक्स कर रहा था, अपनी पूरी टाइम मतलब लिमिट लगा रहा था कि बच सके, क्योंकि जो यक्षा ऑक्टोपस किंग था वो वापस आ रहा था। टाइम किसी का वेट नहीं करता, हर सेकंड का यूज करना पड़ रहा था। फेंगयुआन कहता यही है। उसकी आंखों में एकदम चमक आई, सामने जो हवा थी हेज़ी ग्लो में दिखने लगा। ग्लो के आगे उसने एक छोटा ट्रेस देखा, ह्यूज गू फॉर्मेशन का। नज़र ब्लरी थी, पर वो थोड़ा-सा सीनरी देख पा रहा था, जो फॉर्मेशन अंदर थी। पर तभी यक्षा ऑक्टोपस किंग वापस आ गया। टाइम खत्म हो गया था, अब रिट्रीट करना ज़रूरी था। इतने शॉर्ट टाइम में सिर्फ इतना ही ग्लिम्प्स मिलना पॉसिबल था। अगर फेंगयुआन विज़डम पाथ का ग्रैंड मास्टर ना होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। बस ये काफ़ी था। फेंगयुआन ने सांस छोड़ी और तुरंत ही पीछे हट गया। एशियन डेसोलेट बीस्ट यक्सा ऑक्टोपस किंग केव के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन की तरह मूव कर रहा था। अर्थ ट्रेंच का स्लिपरी ब्लैक ऑयल यूज करके वो फिश की तरह एकदम ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। पेंगुइन ऑलमोस्ट उसे टकरा गया था होता। किंग अपनी जगह आया और पहले राउंड गेज मारा, आसपास देखा देखा कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऑफ तो नहीं लग रहा। पेंगुइन ने जब फॉर्मेशन एनालाइज किया तो बहुत अलग अलग औराश छोड़ रही थी वो फॉर्मेशन।
वाइल्ड बीस्ट की इंस्टीट्यूशन ने किंग को अलर्ट कर दिया। वो गुस्से में टेंटिकल्स हिला के नेस्ट को पेट्रोल करने लगा कि क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, टेस्ट कर रहा था, हर चीज़ पता कर रहा था। पर जब कुछ मिसिंग नहीं मिला और अननोन ऑरास से एक तरीके से गायब होने लगे, तब जाके उसे थोड़ा-सा शांति मिली कि कुछ दिक्कत नहीं है। बस अब वो सोया नहीं, आँखों में एक छोटा-सा क्रैक खुला था, कान हल्की-सी ब्रीज़ से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हो। फेंगिवा ने रिलीफ का फ़ील करा, धीरे-धीरे से पीछे हटा, ऊपर वाला हिस्सा तक गया नेस्ट के। ये किंग क्लियरली सबसे हाई स्टेटस का था। ग्राउंड मतलब सबसे नीचे वाले ग्राउंड में रहता था ये केव के अंदर और एक तरीके से गार्ड बन के यहाँ पे भी था, शायद इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट कर रहा हो। अगर डेंजर फ़ील करता, तो बाकी यक्षा ऑक्टोपस को बुला लेता। अगर अब और अगर पता है नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ का अटेंशन भी आ सकता था। फेंगिवन कहता है ये स्पॉट सेफ लगता है। वो एक कॉर्नर चूज़ करता है और अंडरग्राउंड में ही रहता है। थोड़ा हेजिटेट करके फिर उसने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट करने का थोड़ा डिसाइड करा कि चलो अब शायद अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही निकलना पड़ेगा। वो जायंट फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर मतलब जिस हिसाब से बना था ना वो बहुत टफ चीज़ थी, यानी मुश्किल बहुत था उसे तोड़ना। तो वो याद कर रहा था कि हाँ, बड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान लगा के तोड़ना पड़ेगा और टाइम तो चाहिए ही होगा। पर जब फेंगिवा ने डिसाइड किया तो पता चला कि ये जो अनमैन्ड है, यानी अनमैन्ड है और सालों से रिपेयर नहीं हुआ। यानी जो फॉर्मेशन है उसपे कोई भी चीज़ें नहीं हुई, ये बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेट से रिवाइव होने का मेथड ढूँढने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी था, यानी इस इनहेरिटेंस को पाना ज़रूरी था, या जो भी ये सीक्रेट था। टाइम के साथ फेंगिवान की सिचुएशन और खतरनाक होने वाली थी। क्या पता अगले मोमेंट 88 रॉयंग बिल्डिंग वाला मैटर एक्सपोज़ हो जाए, तब पूरा वर्ल्ड उसका शिकार करेगा। हू इमॉर्टल वेस्टलैंड को प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा और स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड ही उसका लास्ट बेस होगा। जितनी जल्दी ज़ॉम्बी बॉडी से छुटकारा मिले उतना बेनिफिशियल होगा। लिविंग इमॉर्टल प्राइमेसी वर्ल्ड अपने साथ ले जाना सेफ और कन्वीनिएंट है, दोनों लैंड से ज़्यादा। और लिविंग वो इमॉर्टल प्राइमेसी प्राइमल एसेंस प्रोड्यूस करते हैं टाइमली, जो बैटल स्ट्रेंथ और फाइनेंसेस के लिए भी यूज़फुल होते हैं। इमॉर्टल को एक्टिवेट होता है, ग्रीन लाइट चमकने लगती है। नेक्स्ट मोमेंट फेंगियन डिसअपीयर होकर जायंट गो फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। फॉर्मेशन के बाहर ही यक्षा ऑक्टोपस किंग था, पर आइसोलेशन इफेक्ट की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई आ गया। फेंगियन कहता है फाइनली मैं यहाँ आ गया। वो फुल अलर्ट रहता है और जल्दी से सराउंडिंग्स को चेक करता है। ये वही प्लेस था जो उसने पहले इंस्पेक्ट करा था। यानी फेंगियन ने क्या करा, चेक करा कि मतलब देखो पहले क्या था ना, यहाँ पे एक गार्ड बैठा है यक्षा ऑक्टोपस, पीछे एक इनहेरिटेंस है उसका गेट, लेकिन वो खोलेगा नहीं, वो फॉर्मेशन से बंद पड़ा है। उसे खोलने के लिए फेंगियन ने सबसे पहले क्या करा, बहुत ट्राई करा, छोटा-सा हल्का-सा गेट खोला, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा देख पाया फेंगियन कि अच्छा यहाँ पे अंदर ये सब है। उसने देख लिया, फिर यक्षा ऑक्टोपस किंग आया, वो भाग गया। पर फेंगियन ने बताया कि इनहेरिटेंस है ना बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, रिपेयर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी हुई है। और ऐसे-ऐसे पानी के अंदर है तो कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, क्या पता कोई लड़ाई-वड़ाई हो तो इसमें धक्के-वक्के लगे हों, कुछ भी लगा हो, थोड़ी कमज़ोर हो गई है। इसकी वजह से फेंगियन ने क्या करा, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करा और डायरेक्ट जो भी ग्लिम्प्स देखे थे, यानी अंदर की साइड जो भी चीज़ें देखी थी उसके अंदर ही पहुँच गया। उसने रिलीफ की सांस ली, पर अलर्टनेस का जो मेंटेन तो रखना ही था, तो वो मेंटेन रखा। और अनमैन्ड फॉर्मेशन भी काम कर सकता था, शायद कोर में किसी गोई इमॉर्टल का विल बचा हो, वो भी काम करे तो दिक्कत आ जाए। जैसे 88 रॉन्ग बिल्डिंग में था ना जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल का विल, इसलिए ये एक ह्यूज स्पेस पाथ फॉर्मेशन था जो एक स्पेशल स्पेस को क्रिएट करता था। येलो स्काई ग्राउंड पर्पल सैंड से एकदम कवर्ड था। पर्पल सैंड बहुत ही फर्टाइल लग रहा था क्योंकि डेंस चीज़ें एकदम उपजाऊ, एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत बेहतरीन मिट्टी है, बिल्कुल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी मिट्टी थी, एकदम बढ़िया खाद वाली मिट्टी। फेंगियन कहता है स्क्राइब ग्रास, न्यूट्रिएंट पीचेस, इमॉर्टल बीन्स और ब्लड टाइड फ्लावर्स। सिर्फ एक ग्लैंस में वो डजन्स ऑफ इमॉर्टल मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पा रहा था अंदर कि इतना कुछ है यहाँ पे। तो इतना स्टॉकिंग होने के बाद भी वो शॉक हो गया। ज़्यादातर इमॉर्टल मटेरियल रैंक 6 के थे, कुछ रैंक 7 के भी थे, पर क्वांटिटी इंसेन थी। यानी हैं तो इतने लेवल के, वो तो शौक वाली बात है, लेकिन क्वांटिटी देख रहे हो वो तो भाई भर के है। फेंगियन कहता है ये मटेरियल 5 रीजन से आए हैं, सिर्फ अर्थ ट्रेंच या नॉर्थर्न प्लेन से नहीं। किस बैकग्राउंड का था वो ग्रेट एक्सपर्ट इमॉर्टल ज़ॉम्बी जिसने ये चीज़ बनाई थी, जिसने इनहेरिटेंस छोड़ी थी। इतना ह्यूज स्टॉक गैदर करने में कितना मैन पावर लगा, कितना रिसोर्स लगे होंगे भाई, बहुत ज़्यादा है ये तो। और इमॉर्टल मटेरियल तो रोड साइड प्लांट नहीं होते हैं, उनका गैदरिंग अक्सर ब्लड शेड और फाइटिंग से ही होता है, यानी बहुत खून बहाना पड़ता है, बहुत लड़ाई होती है तब जाके हो पाता है।
अगर गदर स्ट्रांग ना हो तो पॉसिबल ही नहीं होता सब सब मिल पाया ऐसा। और ऊपर से 5 रीजन के रीजनल वॉल इतना स्ट्रांग हो इमॉर्टल, उतना ही मुश्किल होगा वॉल को क्रॉस करना, यानी कैसे वो लाया होगा ये सब। फेंगयन कहता है क्या ये उसके दिमाग में घुस एक तरीके से थोड़ा बहुत गैस वैस आते हैं। पहले सोचा था कि ये ग्रेट एक्सपर्ट इमॉर्टल ज़ॉम्बी का इनहेरिटेंस है, पर अब लग रहा था कि इतना ह्यूज काम एक आदमी का तो नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, क्योंकि 2 या 3 गो इमॉर्टल वाली स्मॉल ऑर्गेनाइज़ेशन के पास इतने बड़े एसेट या एनर्जी तो नहीं हो सकती। यानी किसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के पास ही ये चीज़ होगी, उसका एक सीक्रेट होगा जो मैंने डिस्कवर कर लिया, ये वही इनहेरिटेंस है ये। फेंगियो ने दोबारा देखा, हर जगह इमॉर्टल मटेरियल के माउंटेन थे। उसका दिल तो भाई एक्साइटमेंट से ज़ोर से एकदम धड़कने लगा कि भाई अब तो अंबानी बन जाऊँगा। फेंगिवन कहता है इतनी ज़्यादा वेल्थ, ये तो सोच के भी दिमाग के ब्लो हो जाए भाई, इतना ज़्यादा वेल्थ कैसे हो सकती है? इसमें तो डज़न्स ऑफ टाइम, शायद हंड्रेड्स ऑफ टाइम इमॉर्टल को रिफाइन करने का ट्राई कर सकता हूँ। शायद मेरी पिछली लाइफ में नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस का ऊपर उठना इसी मैसिव कल्टीवेशन रिसोर्स की वजह से हुआ था। तभी तो उन्होंने ईस्टर्न से ज़ॉम्बी अलायंस को दबा दिया था। नॉर्थर्न प्लेन्स वाली इतनी ऊपर उठ गई थी, तभी तो ऐसा हुआ था। सीन लिटरली एक वेयरहाउस जैसा लग रहा था कि हर तरफ इमॉर्टल मटेरियल का पहाड़ बना हुआ था। टोटल वैल्यू का एस्टिमेट करना ही मुश्किल लग रहा था। फेंगिमान सिर्फ एक बात क्लियर करता है कि ये वैल्यू मैसिव थी, बहुत ही मैसिव। अगर वो अपनी करंट इनकम जो सिर्फ 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन पर मंथ वाली है, इससे इतना स्टॉक जमा करे तो शायद 1000 साल में भी पूरा ना हो पाए। और ये भी कल्टीवेशन के खर्चे कैलकुलेट करके बोल रहा था। गो इमॉर्टल का कल्टीवेशन जितना हाई होता है, क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन उतना ही स्कैरी होती है। फेंगियन कहता है पर इन काउंटलेस इमॉर्टल मटेरियल से भी ज्यादा वैल्यू तो भाई जायंट गो फॉर्मेशन की है। उसकी आईज में तो एकदम ट्विंकल्स आ गए थे कि क्या क्या चीज है भाई ये। बंदा एम्बिशियस था, एक्सपीरियंस का भंडार था, लग रहा है उसके पास क्या चीज बनाई है। जैसे ही उसका फोकस वापस आया, उसे समझ आया कि गो फॉर्मेशन कितना प्रीशियस है। इस गो फॉर्मेशन में 5 रीजन के काउंटलेस इमॉर्टल मटेरियल एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करे हुए, क्योंकि इधर उधर के मटेरियल तो मैं एक जगह रखोगे तो कोई डिस्टर्बेंस होती थी, इस वजह से यहाँ पे तो नहीं हो रही थी। लेकिन हो रहा है ना कि मतलब अगर फेंगयुआन कहीं और का मटेरियल लाए, जैसे साउथर्न बॉर्डर का, नॉर्दर्न प्लेन्स का, ईस्टर्न सी का, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का, तो ये पाँचों अगर एक जगह रखोगे या साथ में रखोगे तो कोई दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ नहीं हो रही थी इस फॉर्मेशन की वजह से। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उस ग्रेट एक्सपर्ट इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ को प्रेज़ किया जिसने इतना कुछ अरेंज किया था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी का इमॉर्टल प्राइमेसी ऑलरेडी डेड होता है, पर इस प्रोसीजर से, यानी ये जो टेक्निक थी, ये जो प्रोसीजर था, इससे भाई ऐसा गो फॉर्मेशन बना दिया जिससे इमॉर्टल प्राइमेसी की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं, कल्टीवेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन देखो वो जो सामान रखने की ज़रूरत होती है वो वाली पड़ेगी ही नहीं ज़रूरत। इतना बड़ा वेयर हाउस है तुम्हारे पास, सारा सामान रख पाओगे। पेंगुइन कहते हैं पर इसका डिफेंस तो यार लो है, और ये मूव भी नहीं होता, यानी एक ही जगह रहता है। इमॉर्टल प्राइमेसी जितना ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट रहता है और उतना सेफ भी रहता है, ये उतना नहीं है। हाँ, ये पर्पल सैंड थोड़ी सी अजीब लग रही है यार, सीन तो बहुत अलग है। वो बेंड हुआ और एक मुट्ठी में जो पर्पल सैंड थी उसे उठाया। सैंड बहुत ही फाइन थी, कुछ ग्रेन्स की उंगलियां एकदम गैप से गिर गई, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह छोटे पीसेस में थी, और गिरते वक्त एक रैंडमली ड्रिफ्ट में गिर रही थी, एक फ्लूरेसेंट ग्लो छोड़ रही थी। फेंगुइन कहता है पर मुझे तो रिवाइव होने का मेथड चाहिए ना, कहाँ है वो? उसने पर्पल सैंड साइड में फेंकी और अपना टारगेट के बारे में सोचने लगा। इमॉर्टल मटेरियल गदर करने की उसमें जल्दी नहीं थी। वो स्लोली ऊपर उड़ के एरिया को सर्च करने लगा। टाइम बीता, फेंगुइन का फेस जॉय और धीरे धीरे से मतलब जितना भी जॉय था धीरे धीरे गायब हो गया। उसके अंदर एक अनईजी फीलिंग बढ़ रही थी। फेंगुइन कहता है कुछ तो सही नहीं लग रहा है, यानी कुछ तो दिक्कत है। वो अचानक रुक गया, नीचे देखा एंडलेस इमॉर्टल मटेरियल का जंगल है। एक बार फिर से इंस्पेक्ट करा और गलती पकड़ ली। फेंगियोन कहता है यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, ना हवा का झोंका, ना कोई आवाज। मेरी डेड प्राइमेसी से भी ज्यादा साइलेंट लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे? फेंगियोन कहता है और कुछ वियर्ड बातें भी हैं, जैसे इमॉर्टल बीन्स हमेशा स्प्रिंग वाटर में ग्लो करते हैं, पर यहाँ पर्पल सैंड में ग्रो हो रहे हैं। न्यूट्रिशन पीचेस यूजुअली स्नेक टेल मंकी के ग्रुप के साथ होते हैं, पर यहाँ सिर्फ पीचेस हैं, मंकीज तो है ही नहीं, इंसेक्ट तक नहीं है। उसकी आंखों में कोल्ड लाइट चमक उठी। वो ग्राउंड पे लैंड हुआ, एक स्क्राइब ग्रास को तोड़ने का ट्राई करा। एक मोमेंट के बाद अगले टाइम पे पता चला उसका पूरा बॉडी शेक हो गया। जब तक स्क्राइब ग्रास पर्पल सैंड में थी बिल्कुल फाइन थी, पर जैसे ही उसने उठाया वो तुरंत ही विदर हो गई। पर जो फाइन सैंड थी वो उसमें अजीब सी तरीके से बदल गई, और ये सैंड बिल्कुल वही था जो उसके पैर के नीचे एकदम पड़ी थी। फेंगयुआन कहता है ये क्या चल रहा है? उसकी आंखें एक तरीके से छोटी हो गई। इमॉर्टल मटेरियल तोड़ने का ट्राई करा, लेकिन सब गायब हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, बेकार होते रहे थे। रिजल्ट सेम था, जैसे ही सैंड से निकाले वो पर्पल सैंड बन जाए।
यानी ये एकदम रेत बन जाती थी, एकदम चुटकी बजाओ जैसे थैनोस ने बजाई थी, गायब हो गया था ना, वैसे ही टाइप का यहाँ पे सब हो रहा था कि तुम इतने मटेरियल है, ये सब एक ग्रास पे, एक घास पे, एकदम घास ग्रास एक ही बात है, मतलब सैंड पे ये सब है और ये सब गायब हो जा रहा है, मतलब सीन क्या चला समझ नहीं आ रहा था। और अब उसे समझ ही नहीं आया कि ये सीन क्या है। फैंगियन कहता है वियर्ड है भाई, बहुत वियर्ड है। इमॉर्टल मटेरियल को इमॉर्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें दाव मार्क्स होते हैं। जब ये विदर होके पर्पल सैंड बन रहे हैं, उनके दाव मार्क्स डिस्ट्रॉय होने चाहिए, पर यहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं आ रहा। एक ठंडी सी दिल में उसका एक झोंका आया, अगर इमॉर्टल मटेरियल ये हाल है, तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी भी तो दाव मार्क्स होते हैं, क्या ये भी पर्पल सैंड में एब्जॉर्ब हो सकती है? उसने दोबारा इस मैसिव फील्ड को देखा। ये फ्लारिया ट्रीज उस मतलब उसी कॉर्प्स के रिमेन्स थे, यानी जो भी यहाँ पे मटेरियल, जो भी यहाँ पे लोग आए थे, उन्हीं के हिस्से से रेत बनी हुई थी, ये सब चीजें बनी हुई थी। एक एंगल से देखो तो ये पूरा पर्पल सैंड का समुंदर इमॉर्टल मटेरियल रिमेन्स का एक समुंदर था। उसका अनईजी एक्सट्रीम में पहुंच जाना बहुत कॉमन था, क्योंकि भाई अब जब इसे किसी भी चीज को ये पता चलेगा, यानी किसी को भी ये पता चलेगा, तो उसे तो अनईजी फील होगा ही ना, भाई ये क्या दिक्कत है, ये क्या चीज है। तो एंग्यून तुरंत ही पर स्काई में उड़ा, पर्पल सैंड से डिस्टेंस मेंटेन करा, उसने स्काई में देखा। फेंगयुअन कहता है डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है यार, इस गू फॉर्मेशन है, सिर्फ पर्पल सैंड से दूर रहना इनफ नहीं होगा, इमॉर्टल मटेरियल का यहाँ बदलना पूरे गू फॉर्मेशन से लिंक्ड है। जब तक मुझे समझ नहीं आ जाए क्या हो रहा है, बेटर होगा जल्दी से रिवाइव होने का मेथड ढूंढूं और यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। लालच तो बुरी भलाई होती है, तो हम जानते हैं, वो सब कलेक्ट नहीं करेगा, मेन चीज जो लेने आया वो कलेक्ट करेगा और निकलो यहाँ से। क्या उंगली करना है ना, क्योंकि तुम निकाल ले हो वैसे ही वो गायब हो जा रहा है, रेत बन जा रहा है, तो क्या फायदा तुम्हारा वो सब निकालने का भी। इससे अच्छा है कुछ मत करो, अपना चीज लो और यहाँ से निकलो, बेस्ट रहेगा।